अभी तक आपने सुना हिमांशु। सर, मैं आपसे कह रहा हूँ सौम्या घर पर नहीं है। इंस्पेक्टर ने फ़ोन मिलाया और बाहर बालकनी में चला गया। मिस्टर शर्मा, स्टोर रूम में सौम्या जी नहीं है। सुमन, क्या? अभी तो वो वहीं थी। उन लोगों ने हर एंगल से घुमा घुमा कर स्टोर रूम का कैमरा चेक किया, पर सौम्या उनको स्टोर रूम में कहीं नहीं दिखी। दोनों को फुल एसी कार में भी पसीना आ गया। अब आगे। सुमन, विश्व एक काम कर यार, रूम को थोड़ा सा लार्ज करके देख, क्योंकि रूम से वो बाहर निकलते दिखी नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है बाहर निकलने का। तो यार सौम्या गई कहाँ? उसे ज़मीन खा गई या छत? यार ध्यान से देख, कहीं से कुछ क्लू मिले। विश्व ने रूम के कैमरे को हर एंगल से सेट करके देखना शुरू किया, पर उसे कहीं भी किसी दीवार पर कुछ नहीं मिल रहा था। दोनों हैरान परेशान से स्टोर रूम को खंगाल रहे थे। उधर इंस्पेक्टर भी हिमांशु से सौम्या के आने पर पुलिस स्टेशन आकर उसे मिलने को कहकर वहां से निकल लिया। अभी वो अपनी गाड़ी तक भी नहीं पहुंचा था कि तभी सुवन ने उसे फ़ोन किया और बोला, सर आप वापस जाएं और स्टोर रूम में खुद जाकर चेक कीजिए। एक तरफ के साइड की एक अलमारी थोड़ी सी हटी हुई है। मुझे लगता है या तो उसके पीछे या उसके नीचे दरवाज़ा है। प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। शेखर ने घूमते ही दोनों कांस्टेबल को हाथ से अंदर आने का इशारा करके वापस तेज़ी से अंदर गया। जाकर उसने दोबारा दरवाजे की घंटी पर हाथ रख दिया। हिमांशु आया, जैसे ही दरवाज़ा खोला और शेखर को देखते ही गुस्से से बोला, क्यों दिमाग ख़राब कर रखा है इंस्पेक्टर? तुम्हें बताया तो सौम्या दिल्ली में नहीं है, फिर भी क्यों बार बार आकर परेशान कर रहे हो? ऑफिस का काम करता हुआ बार बार उठकर आ रहा हूँ। शेखर, हमें पता है आप बिजी हो मिस्टर हिमांशु, पर हम अपनी ड्यूटी के सामने मजबूर हैं। आगे से हटो, मुझे कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, कहकर शेखर एक कांस्टेबल को हिमांशु के पास छोड़ दिया और हिमांशु को वहां से ना हिलने की इंस्ट्रक्शन दी। दूसरे कांस्टेबल को लेकर स्टोर रूम की तरफ चल दिया। घबराहट के मारे हिमांशु के माथे पर पसीने की बूंदों को साफ करते हुए बोला, इंस्पेक्टर, पर आप वहाँ क्यों जा रहे हो? हकलाते हुए हिमांशु बोला, शेखर, मैंने आपसे कहा हिमांशु जी कि वहाँ जाकर आराम से बैठ जाइए, मुझे मेरा काम करने दो और भागने की कोशिश तो करना मत, वरना मैं गोली मार दूंगा। कमरे में जाकर उसने सुवन को फ़ोन मिलाया और बोला, अब बताओ मिस्टर शर्मा। सुवन, सामने देखिए इंस्पेक्टर, आपके सामने जो बड़ी वाली काली लकड़ी की अलमारी रखी हुई है उसके आसपास देखिए। जैसे ही शेखर ने थोड़ा सा अलमारी को हिलाया, उसके नीचे बेसमेंट में जाने के लिए एक दरवाज़ा था। शेखर ने स्टोर रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करने के लिए कहा और फ़ोन की लाइट जलाकर कांस्टेबल के साथ बिना आवाज़ किए आराम से सीढ़ी उतरता हुआ नीचे चला गया। नीचे सौम्या एक कोने में कुर्सी पर बंधी बैठी थी और उसके सामने कुर्सी पर विवेक बैठा था। विवेक ने शायद सौम्या को कोई इंजेक्शन दिया था, जिसकी वजह से वो अपने आपे में नहीं थी। उसकी गर्दन एक तरफ गिरी हुई थी, मुंह में से थूक निकल रहा था और बाल पूरे मुंह पर आ रखे थे। शेखर को देखते ही विवेक झटके से उठकर खड़ा हो गया। आप यहाँ? जी मैं यहाँ, कहकर शेखर ने उसके सर पर बंदूक तान दी। विवेक, सर, मैं सौम्या का फैमिली डॉक्टर हूँ। इनकी तबीयत ख़राब थी, तब मुझे हिमांशु ने बुलाया था और मैं वही देख रहा था इनको हुआ क्या है। शेखर, विवेक, अगर इनकी तबीयत ख़राब थी और आपको हिमांशु ने बुलाया था तो आपको इनके बेडरूम में होना चाहिए था, ऐसे गुप्त तहखाने में नहीं। तुम्हें जो भी सफाई देनी है पुलिस स्टेशन चल कर दीजिएगा। शेखर ने लेडीज़ कांस्टेबल को इशारा किया कि सौम्या को खोलकर ऊपर ले आओ और विवेक को गन पॉइंट पर लेकर बाहर निकल आया और ले जाकर सीधा सोफे पर पटक दिया। हिमांशु पहले से ही वहीं बैठा था। दोनों कांस्टेबल ने मिलकर सौम्या को अंदर बिस्तर पर लिटा दिया और उसके मुंह साफ करके पानी की छींटे मारने लगी। सुवन और विश्व ये सब बाहर गाड़ी में बैठे देख रहे थे। सुवन से सौम्या की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वो खुद को बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था। शेखर, हाँ जी, अब तुम दोनों मुझे समझाओगे कि माजरा क्या है? मिस्टर हिमांशु, आप तो कह रहे थे कि आपकी वाइफ दिल्ली से बाहर गई है और मुझे जहाँ तक याद आता है यही आपकी वाइफ है। हिमांशु, जी सर, यही मेरी वाइफ सौम्या कौशिक है। इसने ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया था, इसी के चलते मुझे डॉक्टर विवेक को बुलाना पड़ा। सोसाइटी में मेरी इंसल्ट ना हो इसके चलते आपसे झूठ बोलना पड़ा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। शेखर सामने कुर्सी पर बैठते हुए, आपकी वाइफ ने
ड्रग्स ओवरडोज कहाँ लिया था? हिमांशु जी बेडरूम में। शेखर, लेकिन हमें जो ये सिरिंज जो मिली है वो नीचे बेसमेंट में से मिली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको ड्रग्स नीचे बेसमेंट में दिया गया, ना कि बेडरूम में। झूठ की भी हद होती है। तुम्हारा इलाज तो पुलिस स्टेशन चल कर ही करेंगे। इतनी धारा लगेगी कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर शेखर ने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया और बाहर बालकनी की तरफ निकल गया। इससे पहले कि वो वहाँ कुछ रिपोर्ट कर पाता, डॉक्टर विवेक ने पीछे से एक गमला उठाकर उसके सर पर दे मारा। शेखर एक चीख के साथ वहीं गिर गया। ये सब कुछ विश और सुमन लगातार देख रहे थे। उसके बेहोश होते ही हिमांशु और डॉक्टर विवेक वहाँ से भाग गए। शोर सुनकर जब तक लेडीज़ कांस्टेबल बाहर आई, बाहर शेखर बेहोश पड़ा था और उसके सर से खून की धारा फूट रही थी। वो दोनों वहाँ से भाग चुके थे। कांस्टेबल ने कॉल करके पुलिस स्टेशन से हेल्प मंगाई और 102 पर फ़ोन करके जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस भेजने को कहा। दूसरी तरफ घर के नीचे विवेक और हिमांशु नीचे उतरकर भागते हुए गाड़ी में बैठे और गाड़ी दौड़ा दी। सुवन ने अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे लगा दी। वो देखना चाहता था कि ये कहाँ जा रहे हैं। किसी बात पर दोनों ज़बरदस्त बहस कर रहे थे, जो उनके हाव भाव से पता लग रहा था। शहर से बाहर आलंदी रोड पर एक बंगले के बाहर जाकर हिमांशु ने गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट खोला, गाड़ी अंदर लगाई और दोनों अंदर चले गए। सुवन और विश गाड़ी में बैठे सोच में पड़ गए कि वो अब क्या करें। अगर वो वापस जाते हैं तो उनके आने तक ये दोनों निकल जाएंगे, पर अगर यहीं रुकते हैं और पता नहीं कि वहाँ सौम्या किस हाल में होगी। सुवन ने विश्व से कहा, विश्व चेक करके देख वहाँ घर पर क्या हो रहा है, सब ठीक तो है ना। विश्व ने जैसे ही लैपटॉप पर नज़र डाली, डॉक्टर सौम्या और शेखर को स्ट्रेचर पर डाले उठाकर नीचे ले जा रहे थे। विश्व, सुवन वहाँ कुछ गड़बड़ है। सुवन, क्या गड़बड़ है? विश्व, पता नहीं, ये देखो ये क्या हो रहा है, कहकर उसने स्क्रीन सुवन की तरफ घुमा दी। सुवन, अरे ये क्या, ये इंस्पेक्टर शेखर को क्या हुआ? वापस चले क्या यार? विश्व, वापस जाएंगे तो ये यहाँ से निकल जाएंगे। सुवन, लेकिन यहाँ रुककर उनकी मौत का तमाशा भी तो नहीं देख सकते। विश्व, एक काम करता हूँ, यहाँ का एड्रेस और लोकेशन इंस्पेक्टर शेखर के फ़ोन पर भेज देता हूँ। जो भी उनका फ़ोन देखेगा वो यहाँ चला आएगा, हम चलते हैं। सुवन, नहीं यार, मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम यहाँ से वापस जाओ, मैं तुम्हारे टच में रहूँगा। जो भी होगा मैं तुम्हें बताता रहूँगा। तुम जाकर पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म करो, उनके आते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और वहाँ तुम्हारे पास आ जाऊँगा। विश्व सुवन को अकेला छोड़ने के लिए रेडी नहीं हुआ। पूरा दिन बीत गया, ना तो वो लोग बाहर निकले, ना ही किसी ने शेखर को फ़ोन चेक किया। लास्ट में सुवन ने शेखर के फ़ोन पर फ़ोन किया, जो कमिश्नर ने उठाया। सुवन बोला, सर मैं सुवन प्रताप शर्मा बात कर रहा हूँ। हमने हमलावरों का पीछा करके उनकी लोकेशन इंस्पेक्टर शेखर के फ़ोन पर भेजी हुई है। आप प्लीज़ चेक कीजिए, यहाँ किसी को भेजिए। वे लोग अभी भी वहीं अंदर हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकले हैं। हम वहीं बाहर खड़े हैं। कमिश्नर, आप वहीं रुके, हम आ रहे हैं। कमिश्नर खुद ही 4 लोगों को लेकर वहाँ पहुँचा और अंदर जाकर हर कमरा चेक किया और वहाँ कोई भी नहीं था, पूरा घर खाली था। सुवन, ऐसे कैसे हो सकता है कमिश्नर साहब, हम तो यहाँ से 1 मिनट के लिए हटे भी नहीं हैं। ये देखिए उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है, हमारे सामने वो दोनों अंदर गए और बाहर आए नहीं। विश, पर सुवन तुम्हारे सामने पूरे घर में वो कहीं भी नहीं है, या तो कोई ऐसा दरवाज़ा है जिससे वो निकल गए। कमिश्नर, कोई बात नहीं, कब तक भागेंगे, कभी तो पकड़ में आएंगे ही। तुम दोनों हमारे साथ ही चलो। वो दोनों सोचते सोचते गाड़ी में चले गए। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे, रितिका और गौरव उनको बाहर ही मिल गए। गौरव से सौम्या का हाल पूछकर आईसीयू की तरफ बढ़े। वहां जाते ही अंदर देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। आईसीयू के दोनों बेड में से एक पर शेखर लेटा था, दूसरे पर सौम्या। डॉक्टर के बाहर आते ही सुवन ने शेखर का हाल पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि पीछे से उनके सिर बुरी तरह से फट गया है और करीब 25 टाँके आए हैं। अभी एनेस्थीसिया दिया गया है, कल सुबह तक होश आ जाएगा। और सौम्या डॉक्टर? सुवन ने अपनी घबराहट छुपाते हुए पूछा। डॉक्टर, उसका हम 24 घंटे से पहले कुछ नहीं कह सकते हैं। उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स दिया गया है और वो भी सीधा एल्बो वेन से, जिस कारण वो सीधा दिमाग में जा चुका है। अब उनकी होश में आने के बाद ही पता चल पाएगी कि वो कितनी स्टेबल है। डोंट वरी, कहकर डॉक्टर चला गया।
सुवन वहीं बेंच पर बैठ गया और सोचने लगा कि ईश्वर मुझसे क्या चाहता है। जितनी कोशिश करता हूँ सौम्या को कोई भी तकलीफ़ ना हो, उसे उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अभी वो अपने ही ख्यालों में खोया अपने से ही बात कर रहा था, तभी रवि का फ़ोन बज उठा। सुवन, हाँ रवि, क्या हुआ, इस वक्त क्यों फ़ोन किया? रवि, सर अभी कुछ देर पहले ही विवेक की बहन बहुत तेज़ी में घर आई है। शायद वो यहाँ से निकलने वाली है, क्योंकि उसके चेहरे की घबराहट उसके दिल का हाल बता रही थी। सुवन, रवि तुम वहीं रुको और उसकी हर मूवमेंट पर नज़र रखो, हम पहुँचते हैं, कहकर सुवन विश्व के साथ कमिश्नर के पास गया और उसे सब कुछ बताकर उनको अपने साथ चलने को कहा। कमिश्नर, वेट मिस्टर शर्मा, मैं पुलिस स्टेशन से कुछ लोगों को वहीं पहुंचने को कह दूं। पुलिस स्टेशन में ऑर्डर करके वो तीनों सीधा डॉक्टर विवेक के घर जा धमके। जैसे ही बेल बजाई उनके नौकर ने डोर खोला। पुलिस को देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। नौकर, जी साहब। कमिश्नर, डॉक्टर विवेक कहाँ है? नौकर, सर जी मुझे उनका नहीं पता, दीदी को पता होगा। सुवन, और तुम्हारी दीदी कहाँ है? तो उसने बिना बोले हाथ से ऊपर की तरफ इशारा किया। सब ऊपर पहुंचे तो विवेक की बहन अपना ब्रीफकेस पैक कर रही थी। पुलिस को देखते ही घबरा गई। जैसे ही सुवन और विवेक उनके पीछे अंदर गए, उनको एक साथ देख उसके प्राण सूख गए। सुवन और विश्व को उससे उनको पहले बैंक में देखा हुआ था। उनको देखते ही बोली, आप दोनों यहाँ? विश्व, जी हम यहाँ, और हम भी तुमसे यही पूछना चाह रहे हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मरियम, तुम तो हिमांशु के साथ सिंगापुर जा रही थी। मरियम, जी मैं जा रही हूँ, ये मेरा घर है और मैं अपना कुछ ज़रूरी सामान लेने आई थी। विश, मरियम ये तुम्हारा घर कैसे हुआ? ये तो डॉक्टर विवेक का घर है। मरियम, विवेक का नाम सुनते ही मरियम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। हकलाती हुई बोली, कौन विवेक? मैं किसी विवेक को नहीं जानती। विश, बाहर गेट पर जो तख्ती लगी है वो तो डॉक्टर विवेक के नाम की है। तो तुम क्या उसके घर में चोरी करने आई थी? मरियम को कुछ नहीं सूझा और धम से वहीं सोफे पर बैठ गई और अपने आस्तीन से माथे पर आया पसीना साफ करने लगी। कमिश्नर बहुत देर तक उनकी बातें सुनता रहा तो बोला, मोहतरमा अब आप सच्चाई खुद बताओगी या फिर मैं दूसरे तरीके से बुलवाऊं? इसके बाद मरियम के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो वहीं सोफे पर बैठ गई और दोनों हाथों में अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। कमिश्नर गुस्से से, अब ये ड्रामा बंद करो, हम रोज़ ही ये सब देखते हैं, सीधे पॉइंट की बात पर आ जाओ। डॉक्टर विवेक कहाँ है? तुम उसके घर में क्या कर रही हो? मरियम, मुझे नहीं पता विवेक कहाँ है और मैं उसके घर में हूँ क्योंकि मैं उनके रिश्तेदार हूँ। आज रात मेरी बेंगलुरु की फ़्लाइट है, इसलिए मैंने अपना सामान पैक करना था, तभी मैं इतनी जल्दी में यहाँ आई। और तुम्हारा बेटा कहाँ है मरियम? तुम उसको अपने साथ लेकर नहीं आई? विश्व ने गुस्से में पूछा। मरियम, बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं तो उसे लेकर कहाँ से आती? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। सुवन, फिर झूठ मरियम, कभी तो सच बोल लो। इतना कहते ही सुवन ने रवि को फ़ोन किया और अंदर आने के लिए कहा। रवि ने आते ही कमिश्नर को सलाम किया। सुवन के कहते ही रवि ने एनवेलोप में से सारी फ़ोटोग्राफ निकाल कर कमिश्नर के सामने रख दी। फ़ोटोग्राफ देखते ही कमिश्नर दांत पीसते हुए फ़ोटो मरियम के सामने फेंकते हुए बोले, इनको देखो और फिर कहो क्या कहना है इसके बाद। फ़ोटो देखते ही मरियम ने एक बार कमिश्नर की तरफ देखा और एक बार सुवन की तरफ, फिर बोली, मैंने अपना बेटा अपनों घर अनाथ आश्रम में दे दिया क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए था। सुवन, क्यों? मरियम, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, ना ही मेरा था। वो हिमांशु की जिद थी कि उसे बच्चा चाहिए, ज़बरदस्ती करके उसने वो बच्चा पैदा किया। अब वो हमेशा बच्चे को ढूंढता रहेगा। कमिश्नर, और इस वक्त वो दोनों कहाँ हैं? जल्दी बोलो। तुम उन दोनों को कभी नहीं पकड़ पाओगे कमिश्नर, क्योंकि जब तक तुम्हें उनके ठिकाने का पता चलेगा वो दोनों इंडिया छोड़ चुके होंगे, कहकर मरियम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। कमिश्नर के साथ आई लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने रख कर उसके मुंह पर जोरदार तमाचा दिया और हथकड़ी लगा दी। लेडी इंस्पेक्टर, तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी मुंह खोलेंगे और मेरे सामने जब मेरा 3rd डिग्री देखोगी, चलो ले चलो इसे। कांस्टेबल की तरफ उसे धक्का मारते हुए लेकर चल दी। इंस्पेक्टर ध्यान रहे इसकी गिरफ्तारी की खबर बाहर ना जाने पाए। कमिश्नर ने उसे जाते में रोक कर चिताया। इंस्पेक्टर जी सर, कहकर जोर से कमिश्नर को सैल्यूट करके निकल गई। साथ में आए दूसरे इंस्पेक्टर से कमिश्नर ने पूरे घर की तलाशी लेने को कहा। रवि भी उनकी मदद में साथ लग गया। मरियम के बैग से उन दोनों के पासपोर्ट और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए गए।
उसका फ़ोन भी इनके कब्ज़े में था, पर वो लॉक था। ये तो लॉक है, इसका तो लॉक खुलवाना पड़ेगा। एक्सपर्ट के पास भेजते हैं। फ़ोन घुमा घुमा कर देखते हुए कमिश्नर बोले। रवि, सर क्या मैं एक बार इसे देख सकता हूँ? कमिश्नर ने उसकी तरफ देखते हुए फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। रवि ने उसे लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया और सेटिंग देखकर चेंज करता रहा। करीब 25 मिनट की मेहनत के बाद फ़ोन का लॉक खुल गया। रवि, ये लीजिए सर, ये खुल गया। कमिश्नर, गुड जॉब, तुम बंदे बहुत काम के हो रवि। बढ़िया यही रहेगा कि तुम्हें अपने डिटेक्टिव का काम छोड़कर पुलिस में काम करो। सैलरी भी अच्छी मिलेगी और नाम भी होगा। रवि हंसते हुए, ज़रूर, आपकी बात पर ध्यान दूंगा। फिलहाल चलिए फ़ोन खोलते हैं, कहकर वो कमिश्नर के साथ फ़ोन चेक करने लगा। जैसे ही कमिश्नर ने दोनों के व्हाट्सएप चेक किए, उसने उनके पासपोर्ट की फ़ोटो व्हाट्सएप पर भेज रखी थी। कमिश्नर ने देखते ही उसे डिलीट फॉर ऑल किया। उसके बाद अपने हेड ऑफिस में फ़ोन करके वो दोनों के नंबर ट्रेस पर लगा दिए, जिससे उनकी लोकेशन मिल सके। घर में सर्च करके और केस से रिलेटेड जो सामान भी उनको मिला, उसे लेकर कमिश्नर अपनी टीम के साथ बाहर निकल गए। बाहर आते ही सुवन कमिश्नर से बोला, सर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप चाहें तो अपने ऑफिस के काम कर लीजिए। जैसे ही इंस्पेक्टर शेखर को होश आता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। कमिश्नर, ओके मिस्टर शर्मा, थैंक्स अलॉट, कहकर वो ऑफिस को निकल गए। सुवन, रवि तुम पता करो कि सही में मरियम ने अपना बेटा अपनों घर ऑर्फन हाउस में दिया है या फिर उसका कुछ और कर दिया है। जी सर, मैं देख कर बताता हूँ, कहकर रवि चला गया। वो दोनों भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहाँ जाते ही विश्व सुवन से बोला, सुवन यार पहले चाय पी लेते हैं, फिर ऊपर चल के आईसीयू के बाहर बैठेंगे। सुवन, हाँ तू चाय वहीं लेकर आ, जा मैं ऊपर चलता हूँ, बहुत देर हो गई है वहाँ से हटे हुए, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, कहकर वो आईसीयू की तरफ बढ़ गया। विश्व ने घर में फ़ोन करके मीसा को सुवन के साथ होने को बता दिया, जिससे वो चिंता न करे, और खुद चाय लेकर जाकर ऊपर बैठ गया। सुवन आईसीयू के मिरर के बाहर खड़ा बड़ी मासूमियत के साथ आईसीयू के अंदर लेटी सौम्या को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विश्व ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चिंता मत कर, सब ठीक होगा, चल चाय पी ले। दोनों बैठकर चाय पीने लगे। तभी सिस्टर ने आकर बताया, इंस्पेक्टर शेखर को होश आ गया है। जल्दी चाय ख़त्म करके दोनों अंदर शेखर से मिलने गए। पर ये क्या, शेखर उनको पहचान ही नहीं रहा था। उन्होंने बहुत बार कोशिश की जिससे शेखर उन्हें पहचान ले। बार बार खुद का परिचय दे रहे थे, पर शेखर ने हर बार उनसे यही कहा कि वो नहीं जानता है कि वह दोनों कौन हैं, और मुंह घुमाकर लेट गया। शेखर की ऐसी हालत देखकर सिस्टर डॉक्टर को बुलाकर लाई। डॉक्टर ने तुरंत ही उनको बाहर भेजकर शेखर को एमआरआई के लिए भेजा। वहाँ की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी सन्न रह गए। आपस में वहीं खड़े खुसुर फुसुर करते रहे, पर उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो बाहर खड़े कमिश्नर को क्या जवाब दे। कमिश्नर ने डॉक्टर की टीम को बेचैन देखा तो पास जाकर खुद ही पूछ ही लिया, क्या हुआ डॉक्टर, कुछ हमें भी तो बताओ, या सब कुछ खुद ही डिस्कस कर लेंगे। डॉक्टर, सर आप मेरे साथ मेरे केबिन में चलिए। वहाँ जाकर उनको बैठने की तरफ इशारा करके डॉक्टर ने अपने पीछे रखे खोपड़ी का ढांचा उठा लिया और पेन से सबको समझाने लगे। डॉक्टर, एक्चुअली सर, मनुष्यों में मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का नियंत्रक बिंदु है। ये सिर की खोपड़ी के अंदर इस जगह पर स्थित होता है और खोपड़ी के हड्डीदार संरचना के कारण सुरक्षित रहता है, जिसे क्रेनियम कहा जाता है। मस्तिष्क को 3 झिल्लियाँ घेरे रहती हैं, जिसे मेनिंग्स कहते हैं, और ये मस्तिष्क की रक्षा करती है। मानव मस्तिष्क को 3 भागों, अगला भाग, बीच का भाग और पिछला भाग में बांटा गया है। आगे का हिस्सा मेमोरीज को संभालने का काम करता है। बीच के हिस्से में लिक्विड भरा होता है जो दिमाग को किसी भी शौक से बचाता है, और पीछे का हिस्सा हमारी बैकबोन और उसकी नसों को मैसेज देने का काम करता है। अब शेखर के साथ हुआ क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। शेखर के सर के इस हिस्से में चोट लगने से इसकी हड्डियाँ टूटकर आगे वाले हिस्से में चली गई, जिस कारण इनका दिमाग थोड़ा सा घायल हो गया है। इस दिमाग की क्षति कहते हैं। इससे मरीज का दिमाग कुछ भी याद करने की क्षमता खो देता है और एक पर्टिकुलर जगह पर आकर रुक जाता है, जिसे स्मृति लोप कहते हैं। अब चूँकि इंस्पेक्टर शेखर के दिमाग का हिस्सा थोड़ा सा चोटिला हुआ है, तो इनकी याददाश्त नहीं गई, बल्कि ये अपनी
आज की लाइफ से 10 साल पीछे अपने कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ में जा चुके हैं। जो लोग इंस्पेक्टर शेखर के साथ कॉलेज में थे, ये सिर्फ उन्हीं को पहचानेंगे। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ ये उसे भूल चुका है। यहाँ तक कि आपको अपने इंस्पेक्टर की नौकरी को और अपने फैमिली मेम्बर्स में जो नए मेंबर आए हुए होंगे, सब इनकी मेमोरी से जा चुके हैं। अब ये आज की लाइफ के किसी को नहीं पहचानेंगे जब तक इनकी बोन रिपेयर नहीं की जाएगी। कमिश्नर, आपके कहने का मतलब क्या? अब इंस्पेक्टर शेखर हमेशा ऐसे ही रहेंगे? डॉक्टर, नहीं सर, मैंने न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाया है, वही इस केस को ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। उनके साथ डिस्कस करके कुछ इंजेक्शन और कुछ दवाओं के सेवन से हम कुछ समय में अमनेसिया जैसी समस्या को ख़त्म करके मरीज को ठीक कर सकते हैं। बस जब तक वो आकर इंस्पेक्टर शेखर की रिपोर्ट नहीं देख लेते तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता, कहकर डॉक्टर फ़ोन करने लगा और वो तीनों उठकर डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल आए। सुवन, सर, हम इनके फैमिली को इनकी कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्या कहते हैं आप? कमिश्नर, हाँ, मैंने इनके घर पर फ़ोन कर दिया था, उनकी वाइफ और इनके पापा आते होंगे, इतना कहकर कमिश्नर सामने पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। इंस्पेक्टर शेखर को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वो हैरान परेशान से अपने बेड पर लेटे कमरे की छत को देखे जा रहा था, जैसे कुछ गहरा सोच रहा हो। कमिश्नर उनके पास जाकर खड़े हुए तो उसको देखते ही शेखर एकदम घबरा गया और उठकर बैठता हुआ बोला, सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कॉलेज से घर जा रहा था और वो रास्ते में 4 लड़के एक लड़की को छेड़ते हुए आपस में लड़ रहे थे। मैं उनके पास गया और लड़की का हाथ उनसे छुड़वाकर उनको आपस में एक दूसरे से छुड़वाने लगा। उनमें से एक ने मेरे ही सर में पीछे से रॉड मार दी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चाहो तो मैं आपको 4 लड़कों की क्लास भी बता सकता हूँ, जाकर आप खुद ही उनसे पूछ लो, कहकर शेखर चुप हो गया। कमिश्नर, घबराओ मत शेखर, हमने 4 लड़कों को पकड़ लिया है, तुम अब निश्चिंत रहो। शुक्रिया सर, कहकर शेखर लेट गया और आंखें बंद कर ली। कमिश्नर, इनसे मिलो। शेखर, ये दोनों वही भले लोग हैं जो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आए थे। शेखर, शुक्रिया अंकल। शेखर ने जैसे ही सुवन को अंकल कहा, विश्व मुंह दबाकर हंसने लगा और धीरे से पीछे से बोला, वाह सुवन, अंकल बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, अब कल से मैं भी तुम्हें इसी नाम से पुकारूंगा। सुवन ने पीछे करके कोहनी उसके पेट में मारी और बोला, चुप खड़ा नहीं रह सकता, जब देखो टर टर करता रहता है। शेखर, अंकल, अभी मेरे पापा आएंगे, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, आप जाना नहीं। सुवन ने कुछ नहीं कहा, बस इस्माइल करके उसके हाथ पर हाथ रख दिया और शेखर के साथ रूम से बाहर जाकर बैठ गया। विश्व, यार सुवन, अच्छे भले लड़की की क्या हालत हो गई है, पता नहीं बेचारे को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। मुझे इसके परिवार वालों के ऊपर तरस आ रहा है कि क्या हाल होगा जब इसे ऐसे देखेंगे। सुवन, हाँ यार, सही कह रहा है तू। इतने में कमिश्नर भी शेखर के रूम से बाहर आ गया और उन दोनों से बोला, मैं अब बाद में आता हूँ, शेखर का स्टेटमेंट तो मैं ले नहीं सकता, तो आपके पास जो वीडियो क्लिप है, फ़ोटोज़ हैं, वो मुझे दे देना, देखता हूँ उससे जो हो पाए। विश्व, जी सर, मैं अभी आपके फ़ोन पर सेंड करता हूँ, कहकर विश्व ने रिकॉर्डिंग डाउनलोड पर लगा दी। इंस्पेक्टर शेखर की तो ये हालत है, पता नहीं सर सौम्या होश में आने के बाद किस तरह से रिएक्ट करेगी। सुवन ने आईसीयू के दरवाजे की तरफ देखते हुए कमिश्नर से कहा, कमिश्नर, हम भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं मिस्टर शर्मा। ये कहकर वो शेखर के रूम में चले गए। इंस्पेक्टर शेखर के घर से सब आ चुके थे और उसकी हालत देखकर सब बहुत परेशान हो रहे थे। उसकी पत्नी रोमा का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि शेखर उसे भी नहीं पहचान रहा था। विश्व और सुवन अंदर गए और उनसे जाकर बोले, आप परेशान मत होइए, शेखर जल्दी ठीक हो जाएगा। यस, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, कहते हुए डॉक्टर न्यूरोसर्जन के साथ अंदर आए और शेखर के पापा देशराज से बोले, इनसे मिलिए, ये इंडिया के जाने माने न्यूरोसर्जन मिस्टर देशमुख हैं और ये इंस्पेक्टर शेखर की रिपोर्ट देखकर आपसे बात करने आए हैं। जी सर, कहिए, देशराज ने डॉक्टरों से कहा। डॉक्टर देशमुख, मिस्टर देशराज, मैंने शेखर की सारी रिपोर्ट और एमआरआई देखी है। उसमें एक पॉइंट क्लिक हो रहा है कि इनके बाहरी दिमाग की एक छोटी सी बोन टूटकर इनके आगे वाले दिमाग के भाग में घुस गई है, जिसे हम एक छोटा सा ऑपरेशन करके उसकी जगह पर वापस लॉकेट कर सकते हैं। थोड़ा दवाई और इंजेक्शन के साथ इनका दिमाग दोबारा से अपनी जगह पर आकर पहले जैसे काम करना शुरू कर देगा। देशराज, सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, इस सारे प्रोसेस के अंदर कितने % रिकवरी के चांसेस हैं?
डॉक्टर 70% हम रख कर चल रहे हैं क्योंकि मेनिंग्स ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। सो श्योर कि ये रिकवरी बहुत जल्दी करेंगे। अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं एज सुन एज इनकी सर्जरी प्लान करना चाहूँगा जिससे आपको रिकवरी रिजल्ट जल्दी मिले। देसराज सर प्लीज़ आप खर्चा भी बता दीजिए ताकि मैं अरेंज कर सकूँ। प्लीज़ अंकल आप खर्चे की चिंता मत कीजिए, जितना भी शेखर के इलाज के ऊपर लगेगा वो मैं लगाऊंगा। इंस्पेक्टर शेखर ठीक होने चाहिए कहकर सुवन ने डॉक्टर शेखर के पापा के कंधे पर हाथ रखा। देसराज बेटा मैं तुम्हें नहीं जानता पर ज़रूर तुम्हारे साथ मेरा कोई पिछले जन्म का नाता होगा। सुवन मैं पिछले और अगले जन्म का यकीन नहीं करता, बस इस जन्म में मैं रिश्ते बनाने में यकीन रखता हूँ और मेरा मानना है शेखर मेरे छोटे भाई जैसा है, इसलिए इसके इलाज की आप चिंता मत कीजिए। बस मेरे एक अपने के लिए दुआ कीजिए और डॉक्टर आप अपना बेस्ट कीजिए, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सुवन ने विश्व की तरफ देखा। विश्व उसको आंखों ही आंखों में हेड ऑफ कह रहा था। इतना कहकर सुवन बाहर निकल आया। शेखर के पापा हाथ उठाए भीगी पलकों से उसको आशीष देते रहे। बाहर आकर सुवन ने एक नज़र आईसीयू के शीशे से ही सौम्या को देखा जो बिल्कुल शांत सो रही थी और उसके सामने लगी चेयर पर बैठ गया। यार तू भी अजीब है, कभी भी कुछ भी कर जाता है जो कभी इंसान सोच नहीं सकता, कहता हुआ विश्व उसके पास आकर बैठ गया। सुवन देख यार तू जानता ही है भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं अगर दोनों हाथों से भी खर्च करूं तो ख़त्म नहीं होगा, तो क्यों ना मैं उसको किसी अच्छे काम के लिए खर्च करूं। पैसा तो आता जाता रहेगा पर जो ये असीम दिल से मुझे मिली है शायद इससे मेरी सौम्या मौत के मुंह से बाहर आ जाए। पैसे की चिंता नहीं वो और आ जाएगा, बस सौम्या की चिंता है, कहकर वो वहीं बैठा रहा और अपनी आंखों के आंसुओं के अंदर ही अंदर पीता रहा। 24 घंटे बीत गए, सौम्या को होश नहीं आया। सुवन 1 मिनट के लिए भी वहाँ से नहीं हटा। दूसरा दिन भी बीत गया। अब धीरे धीरे बेचैनी बढ़ने लगी क्योंकि डॉक्टर ने 48 घंटे का समय दिया था पर सौम्या अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। डॉक्टर उसे इंजेक्शन पर इंजेक्शन ड्रिप में दिए जा रहे थे पर किसी भी दवाई को सौम्या अडेप्ट नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर परेशान होकर सुवन और विश्व के साथ डॉक्टर देशमुख के पास पहुंचे और सौम्या की रिपोर्ट दिखाकर बोले, सर ये देखिए ये सौम्या कौशिक की रिपोर्ट है। आज 3 दिन हो गए हैं उसे सारी दवाइयाँ देते हुए पर उसकी बॉडी किसी भी दवाई से रिएक्शन नहीं कर रही है। डॉक्टर देशमुख बहुत ध्यान से रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसने सारी रिपोर्ट और एमआरआई की रिपोर्ट देखकर जो उसने खुलासा किया उसके बाद सुवन और विश्व के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। सुवन वहीं टेबल पर सर रखकर बैठ गया। उसकी आंखों में टेबल को चलता फिरता दरिया बना दिया। डॉक्टर देशमुख को भी समझ नहीं आ रहा था कि सुवन से क्या कहकर उसे हिम्मत दे। विश्व उसके साथ साथ रोते हुए उसे चुप करा रहा था। डॉक्टर देशमुख ने एमआरआई की रिपोर्ट देखते हुए सुवन, विश्व और डॉक्टर से कहा, इन रिपोर्टों के अनुसार सौम्या की सांसें चल रही है, उसका दिमाग चल रहा है परंतु उसके दिमाग ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया है। मैं समझा नहीं डॉक्टर देशमुख, आप प्लीज़ क्लियर बताएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। सुवन ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर देशमुख जी ज़रूर मिस्टर सुवन, ड्रग्स के ओवरडोज का सौम्या के दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है जिस कारण उसका दिमाग एक गहरी नींद में सो चुका है जिसे हम कोमा कंडीशन कहते हैं। इसके अनुसार उसका दिमाग सो तो रहा है, ना वो कुछ हरकत करेगा ना वो रिप्लाई करेगा, बस उसका दिल धड़कता रहेगा। तो क्या वो सारी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी? विश्व ने आश्चर्य से पूछा। डॉक्टर देशमुख नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसका दिमाग एक प्यारी लंबी नींद में सोया है। वो आपको सुन सकता है, आपकी बातों को महसूस कर सकता है पर रिएक्शन नहीं कर सकता। हाँ एक बात और, जिस दिन उसने रिएक्शन शुरू कर दिया उस दिन वो खुद ब खुद जागने की कोशिश करने लगेगा। हम उसी दिन का इंतज़ार करेंगे मिस्टर सुवन, बस आप हिम्मत रखिए और कुछ भी करके उसके लिए दिमाग को जगाने का प्रयास कीजिए क्योंकि मैं जानता हूँ ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम्हारी सिवा किसी में भी इतनी सहनशीलता नहीं है, कहकर डॉक्टर देशमुख ने सारी रिपोर्ट्स उनके सामने रख दी। डॉक्टर देशमुख ने अपनी टीम के डॉक्टर को इंस्पेक्टर शेखर की सर्जरी के लिए अगला दिन दे दिया। सुवन डॉक्टर के केबिन से बाहर निकला। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के साथ किसी ने बहुत बड़े बड़े भारी पत्थर बांध दिए हों। उसके पैर उठ नहीं रहे थे। वो बहुत कोशिश कर करके एक एक कदम आईसीयू की तरफ बढ़ा रहा था। विश्व उसकी हालत समझ रहा था पर इस टाइम पर उसे झूठी तसल्ली भी नहीं दे सकता था। जैसे तैसे करके सुवन आईसीयू के अंदर गया और सौम्या के पास कुर्सी पर बैठ गया
और उसे हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, सौम्या, मैं तुम्हें खुद से दूर किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें ठीक होना पड़ेगा बच्चा। अभी तुम्हारी मर्जी है कि तुम कितने दिन लेती हो। अगर तुम मेरी सहनशीलता का टेस्ट करना चाहती हो तो मुझे ये भी मंजूर है, पर जाने तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये सुवन प्रताप शर्मा का वादा है। तुमसे कहकर उसका हाथ हल्के से सहलाया और उठकर बाहर विश्व के पास चला गया। अगले दिन डॉक्टर देशमुख ने इंस्पेक्टर शेखर की ब्रेन सर्जरी करके उसके सर के आगे के हिस्से में धसी हुई हड्डी निकालकर उसे सही जगह पर सेट कर दिया। ऑपरेशन में 7 घंटे लगे। उसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। उसे वहाँ 15 दिन तक रहना था ताकि उसकी हर एक पल्स पर और मूवमेंट पर ध्यान रखा जा सके। हर रोज़ उसके दिमाग का सीटी स्कैन होता था जिससे उसके दिमाग की कंडीशन की सही जानकारी मिल सके। आईसीयू में ज़्यादातर टाइम इंस्पेक्टर शेखर को सुला कर रखते थे ताकि उसका दिमाग जल्दी रिकवर हो जाए। विज्ञान में लिखा गया है कि जब हम सोते हैं तब हमारे जितने भी डैमेज टिश्यू होते हैं वो सारे खुद पर खुद अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए हमें किसी भी मिस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको सुलाने का एक कारण ये भी था और दूसरा कारण ये कि अगर वो जागता तो शायद वो उन सब बातों को याद करने की कोशिश करता जो उसके आज के वर्तमान से जुड़ी थी, और ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने से उसकी हालत पहले से ज़्यादा खराब हो सकती थी। जैसा जैसा डॉक्टर देशमुख ने कहा सब वैसे ही किए। लगभग 15 से 20 दिन के अंदर शेखर के जख्म भरने शुरू हो चुके थे। अब डॉक्टर ने उसके नींद के टाइम को कम करना शुरू किया। जहां वो 24 घंटे सोता था अब से 23 घंटे सुलाया गया। एक एक घंटा कम करके 1 हफ्ते में कम किया गया। लेकिन जब वो जागता था किसी से बात नहीं करता था। वो सिर्फ कमरे की छत को लेटा हुआ कुछ सोचता रहता था। शायद अपने वजूद को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता था। एक दिन ऐसा आया सब इंस्पेक्टर शेखर नॉर्मल आदमी की तरह 10 घंटे की नींद पर आ गया। अब उसकी सेहत में काफ़ी हद तक सुधार हो चुका था। उसने रोमा को पहचानना शुरू कर दिया था। अपने पापा देशराज को भी पहचाना था। ये वो समय था जब उसका दिमाग धीरे धीरे करके अपनी चेतना की तरफ सम्मुख हो रहा था। सब उसकी रिकवरी से बहुत खुश थे। डॉक्टर देशमुख ने उसे अपनी निगरानी के अंदर अपने ही वार्ड के सामने वाले कमरे में शिफ्ट कर लिया था। वहाँ से उस पर पूरी नज़र रख सकते थे। उस कमरे को पूरी तरह से उन्होंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया था क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई शंका थी। सुवन का ज़्यादातर समय सौम्या के साथ हॉस्पिटल में बीतता था। वो रोज़ शाम को सारे काम ख़त्म करके उसके सामने आकर बैठ जाता और दूसरे दिन भर का पूरा हाल बताता क्योंकि डॉक्टर के कहे मुताबिक वो उसे सुन सकती थी। इस तरह 1 महीने से ज़्यादा समय बीत गया। इतने समय में सौम्या के शरीर में कुछ भी हलचल नहीं हुई, फिर भी वो उम्मीद में बोलता रहता था। एक दिन शाम में सुवन हॉस्पिटल में बैठा सौम्या से बातें कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। उसने जैसे ही फ़ोन उठाया दूसरी तरफ हिमांशु था। हिमांशु हेलो किया। सुवन उसकी आवाज़ पहचान गया और बोला, अरे मिस्टर कौशिक, आप कहाँ गायब हो गए थे? आप तो डील करते ही रह गए। क्या हुआ, सब खैरियत? सुवन नाराज़ हो जाने का दिखावा करते हुए हिमांशु से बोला। हिमांशु जी सब खैरियत। असल में डिले होने का कारण मेरी पत्नी है। मैंने आपसे बताया था कि वो ड्रग्स लेती है, तो उस दिन उसने बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले ली जिस कारण मुझे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। सुवन सो सॉरी। अब कैसी है वो? हिमांशु पहले से बेटर है। सुवन आप मुझे बताइए कि आप डील कब फाइनल करना चाहते हैं? हिमांशु एज सुन एज, जितनी जल्दी हो सके। सुवन ओके गुड, मैं पेपर रेडी करवा कर रखता हूँ। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि आप मुझसे मिलने यहाँ कब आ सकते हैं। हिमांशु सॉरी मिस्टर शर्मा, मैं वहाँ नहीं आ सकता, थोड़ा सा शेड्यूल टाइट है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको अपना एड्रेस सेंड कर दूँगा, तो आप आ जाएँ। हम वहीं बैठकर डील फाइनल कर लेंगे। रजिस्ट्री पेपर आप बनवा लीजिए, मैं उसकी पेमेंट दे दूँगा। बाकी जब आप आएँ पेमेंट साथ में लेते आइए। सुवन बात आपकी ठीक है हिमांशु कौशिक, पर आप मुझे ये बताएं कि मुझे आना कहाँ है? हिमांशु मैं आपको एड्रेस मैसेज कर दूंगा। सुवन ये आपका नंबर है, मैं सेव कर लूँ? हिमांशु नहीं सर, ये मेरा नंबर नहीं है क्योंकि मेरा परमानेंट नंबर खो गया है। अपनी वाइफ को संभालने के चलते मेरा फ़ोन कहीं मिसप्लेस हो गया है, इसलिए मैंने अभी एक नंबर ही लिया है। जल्दी आपको मैं दोबारा कॉल करके सब बताता हूँ, कहकर हिमांशु ने फ़ोन रख दिया। सुवन ने फ़ोन करके कमिश्नर को सारी बात बताई। हिमांशु इस बात से अनजान था कि हॉस्पिटल में उसकी वाइफ सौम्या को संभालने वाला सुवन ही है, क्योंकि
जो उसे यहाँ के अपडेट दे सकती थी वो पुलिस लॉकअप में बंद थी। हिमांशु ने अपने आखिरी पत्ते का इस्तेमाल करते हुए सुवन से डील फाइनल करने की बात कही, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेकर वहाँ से पुलिस से बच निकले और एक अच्छी ज़िंदगी बिता सके। कमिश्नर ने सुवन को हिमांशु के टच में रहने को कहा और ये भी कहा कि उसे शक नहीं होना चाहिए कि तुम उसकी सब हरकत से वाकिफ़ हो। कमिश्नर को पूरी तसल्ली देकर सुवन ने फ़ोन रखा और सौम्या के पास आकर बैठ गया। उसका हाथ पकड़ा और उससे बातें करने लगा। बातों बातों में जैसे ही उसने तच और अनु का नाम लिया, उसके सामने एक दृश्य था जिसकी सुवन ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आंखें आश्चर्य से खुल गईं। सौम्या, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें बच्चों के पास लंदन छोड़ आऊँगा। वहाँ तुम अनु और तच का ध्यान रखना और अपनी ज़िंदगी उनके साथ गुजारना। उन्होंने तुम्हें और तुमने उसे काफ़ी मिस किया है, पर अब और नहीं। अब तुम लोग सब साथ में रहना। सुवन सौम्या का हाथ पकड़े उसके मुंह की तरफ देखे बोले जा रहा था। तभी उसका ध्यान साइड पर चल रहे मॉनिटर की तरफ गया, जहाँ पर सौम्या के दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे कर रही थी, जो आज से पहले हल्की हल्की फंक्शन भी चलती है। शायद आज वो कुछ कहना चाह रही थी। सुवन सौम्या के चेहरे के दोनों तरफ अपने दोनों हाथ देते हुए बोला, सौम्या, मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन सकती हो। प्लीज़ वापस आ जाओ यार, बहुत मुश्किल है तुमको इस हाल में देखना। सौम्या की बंद आंखों की कोरों से 2 बूंदें आंसुओं की बहकर उसके कान के पास से नीचे तकिए पर जा गिरी। सुवन ने फ़ोन करके डॉक्टर देशमुख को बुलाया। देशमुख ने आते ही उसे चेक किया और बोला, सुवन, तुम कर सकते हो। मुझे नहीं पता किस बात से, लेकिन आज सौम्या के दिल ने हल्का सा अपना प्रेजेंट दिखाई है। ये धीरे धीरे करके शायद अपनी जगह पर आ जाएगा। कीप इट अप कहकर डॉक्टर चले गए। सुवन खुद में मंथन करने बैठ गया कि मैंने ऐसा क्या कहा था कि सौम्या का दिमाग हलचल पर उतारू हो गया। बहुत देर सोचने के बाद भी उसे उस बात की वो तार कहीं नहीं मिली जिसकी वजह से सौम्या के दिमाग में झनकार हुई थी। रात हो गई थी, सो उसने अपना फ़ोन उठाया और सौम्या के रूम से बाहर निकलकर घर चला गया। घर पहुंचते ही माँ सामने ही बैठी थी। उसे देखते ही बोली, बेटा आजकल कहाँ रहता है? सारा दिन तेरा अता पता ही नहीं चलता। माँ, यहीं तो हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? सुवन ने जवाब दिया। माँ, जब से अवंतिका गई है तूने तो घर आना ही छोड़ दिया है। ना तू यहाँ आता है, ना दिखता है, ना ही कभी इसका कुछ पता है। उसे तो कम से कम घर ले आ। सुवन, कहाँ से ले आऊँ माँ? उसे तो तुम्हारी बहू जाते हुए अपने भाई को गोद दे गई थी। अब तो कोर्ट में लड़ रहा हूँ इसी उम्मीद पर कि कभी तो वापस मेरा बेटा मुझे मिलेगा। कहकर सुवन माँ की गोद में सर रखकर लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और माँ बार बार अपने हाथ में अपना आंचल दबाए उनको साफ कर रही थी और बोले जा रही थी, मत रो बेटा, कभी हमारा है, आज नहीं तो कल वो हमारे पास ही आएगा, बस सही वक्त आने दे। उनकी बातें सुनकर उसे बहुत सुकून सा मिल रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि जब तक वो तच और अनु की बात कर रहा था उसी समय मॉनिटर पर सौम्या की हार्ट बीट अचानक से बढ़ी थी। उसने उसी टाइम डॉक्टर देशमुख को फ़ोन मिलाया और बोला, सॉरी टू डिस्टर्ब यू दैट टाइम सर, पर सर मुझे पता चल गया सौम्या की हार्ट बीट किस कारण से बढ़ी थी। डॉक्टर, हाँ बताओ। सुवन, सर मैं उस समय उनसे उनके बच्चों की बातें कर रहा था। डॉक्टर देशमुख, वेरी गुड, इसका मतलब सौम्या अपने बच्चों को लेकर आज भी कुछ महसूस कर रही है। हमें वही चीज़ एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगी और उसी से शायद हम सौम्या को कोमा से बाहर निकाल पाएंगे। कोशिश कीजिए आप। सुवन, लेकिन सर मुझे उसके बच्चों का पता नहीं है कहाँ है। डॉक्टर देशमुख, आप ढूंढने का प्रयास कीजिए, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, हमें भी कहीं ना कहीं से कुछ तो मिलेगा, क्योंकि जितनी जल्दी उनके बच्चे मिलेंगे उतनी ही जल्दी सौम्या का कोमा से बाहर आने का चांस भी ज़्यादा है। सुवन, ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ, कहकर सुवन ने फ़ोन रख दिया। माँ, किससे बात कर रहा था? सुवन, कौन बीमार है? सुवन, माँ मेरा एक बहुत ही ख़ास दोस्त है, वो हॉस्पिटल में कोमा में है। उसके बाहर आने के सिम्टम तो अब दिख रहे हैं, पर उम्मीद कहीं से नहीं दिख रही है, समझ नहीं आ रहा है। माँ बेटा तू हिम्मत मत हार, मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूँगी जितनी जल्दी हो सके तेरा वो दोस्त ठीक होकर घर आ जाए। उसके बच्चों को भी उसकी ज़रूरत है। चल मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, तू आ जा, कहकर उसके लिए खाना लगाने चली गई। सुवन, माँ आप क्यों परेशान हो रही हो, मैं ले लूँगा।
माँ, आज बहुत दिन के बाद तू खाने के टाइम पर घर आए, तो आज तो तुझे मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, कहकर माँ ने नौकर को खाना टेबल पर लगाने को आवाज़ दी और वो खुद भी जाकर टेबल पर बैठ गई। सुवन भी हाथ धोकर आ गया। माँ उसे बच्चों की तरह अपने हाथों से खाना खिला रही थी। खाना खाकर वो अपने रूम में चला गया और जाते जाते कॉफ़ी रूम में देने के लिए कह गया। अवंतिका के जाने के बाद उस रूम में कभी कभी जाता था। नीचे ऑफिस में बने बेडरूम में ही सो जाता था। वहाँ जाते ही बालकनी में जाकर सिगरेट जला ली और कुर्सी पर बैठ गया। नौकर काफ़ी लेकर आया, उसे वहीं पर इशारे से टेबल पर रखने को कहकर वैसे सर पीछे कुर्सी पर टिका लिया और सोचने लगा किस तरह से सौम्या के दोनों बच्चों का पता लगाया जाए। उसने घड़ी में टाइम देखा, 11:30 बज रहे थे। उसने राजवीर को फ़ोन मिलाया। राजवीर फ़ोन उठाते ही, नमस्ते सर। सुवन, नमस्ते राजीव, क्या प्रोग्रेस है? राजवीर, अभी तक वो दोनों यहाँ आए ही नहीं हैं। सुवन, तो तुम एक काम करो राजवीर, कल सुबह तुम मुझे अपना पासपोर्ट भेजो, मैं तुम्हारी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तुम लंदन जा रहे हो। राजवीर, व्हाट, लंदन पर क्यों? सुवन, रिलैक्स राजवीर, क्योंकि वहाँ जाकर तुम्हें सौम्या के दोनों बच्चों का पता लगाना है कि वो किस हॉस्टल में है। राजवीर, सुवन सर, लंदन में कम से कम 125 बोर्डिंग हॉस्टल हैं और लगभग इतने ही प्राइवेट पीजी हैं जिनमें बच्चे रहते हैं। सुवन, तो तुम क्या 125 बोर्डिंग हॉस्टल में 2 बच्चों को खोज नहीं सकते? राजवीर, सर बहुत मुश्किल काम है, आप इतना आसान मत समझो। सुवन, देखो राजवीर, मैंने जितना तुम्हें अब तक दिया है उससे डबल दूंगा, घाटे का सौदा नहीं है, सोच लो। इसी बहाने लंदन का लंदन घूम लेना और मेरा काम भी कराना। अब आगे चॉइस तुम्हारी है, अगर तुम्हें लगता है तुम जा सकते हो तो कल सुबह ऑफिस आ जाना, नहीं तो किसी और को तो मैं इस काम के लिए अरेंज कर लूँगा। गुड नाइट, कहकर सुवन ने फ़ोन रख दिया। इसके बाद इसने विश्व को फ़ोन मिलाया। मीसा ने फ़ोन उठाया और बोली, अरे यार, कहीं तो उसे चैन से मारने दे। सुवन, मीसा फ़ोन विश्व को दे दे, एक बात करूँगा, उसके बाद में पूरी रात ये यहीं मरेगा तेरे पास, चिंता मत कर। मीसा, अगर मना करूँगी तब बड़ा तुम मानोगे, मेरी जान तो तुम छोड़ोगे नहीं। सुवन, जब तुझे पता है तो चुपचाप फ़ोन दे दे, कहकर दोनों हंसने लगे। मीसा ने ले जाकर फ़ोन विश्व को दिया। विश्व, हाँ बोल, इस टाइम फ़ोन? सुवन, मैंने राजवीर से लंदन जाने के लिए कहा है। विश्व, अच्छा फिर? सुवन, फिर क्या, देखते हैं, ना नुकुर कर रहा था, सुबह तक देखते हैं क्या कहता है। आया तो ठीक, वरना कोई और ढूंढता हूँ इस काम के लिए। विश्व, ओके। सुवन, अच्छा सुन, तेरे पास रवि का कोई फ़ोन आया क्या? विश्व, घड़ी देखते हुए, आया तो नहीं है, कर लूँ क्या? सुवन, ना, अभी मत करना, वरना तेरी मीसा मुझे गोली मार देगी। रवि से सुबह बात करेंगे, सो जा तू, रखता हूँ। विश्व, सुवन यार तू भी सो जा, ना जाने कितनी रातों से सोया नहीं है तू। सुवन ने हाँ कहकर फ़ोन रख दिया, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, कुछ उसके बस में था और कुछ बस के बाहर। फिर भी कोशिश वो ज़रूर करेगा, सौम्या को पहले जैसी करके उसके बच्चों से उसे मिलवाना है। अपने दिमाग में चल रहे सवालों से जूझते जूझते कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। काफ़ी भी पड़ी रह गई। ख़त्म हुआ तो रात का इंतज़ार और सुवन के सिगरेट के 3 पैकेट। सुवन उठा, बेड के साइड टेबल पर उसकी अवंतिका और कविश की फ़ोटो रखी थी। उठाकर बेटे के चेहरे पर हाथ फेरा और नहाने चला गया। नहा धोकर नीचे पहुंचा तो माँ मंदिर में पूजा कर रही थी। माँ के पास 2 मिनट खड़े होकर भगवान जी के सामने नतमस्तक हुआ। माँ ने आरती दी। आरती लेकर माँ के पैर छुए और नाश्ते की टेबल पर की तरफ बढ़ गया। नौकर साहब, ऑफिस से विश्व सर आकर बैठे हैं, चलो एक काम करो, मेरी और विश्व की चाय नाश्ता नीचे ही लेकर आ जाना, कहकर सुवन ऑफिस में चला गया। 9 बज रहे थे। क्या बात है विश्व, तुझे रात में नींद नहीं आई जो सुबह सुबह यहाँ पहुँच गया? क्या करूँ जाने मन, तेरे थोबड़े की आदत हो गई है, दिल ही नहीं लगता मेरा तुझे देखे बिना। सुवन ने बड़ी गंभीरता से उसकी शक्ल देखी तो विश्व को हंसी आ गई। थोड़ा सा रुक कर बोला, क्या बात है सुवन, तेरा राजवीर तो पहुँचा नहीं अभी तक? कोई बात नहीं, वो नहीं आएगा, ना आए तो कोई नया हायर करेंगे, पर काम तो ये करके ही रहेंगे। इतना कहकर सुवन ने कुर्सी को घुमाया ही था कि राजवीर ने लाकर अपना पासपोर्ट उनके टेबल पर रख दिया। राजवीर, तू डर गया, कहकर विश्व हंसने लगा। राजवीर, और क्या डरूंगा, नहीं क्या सर, इतनी बुरी तरह उन्होंने मुझे धमकाया था, ये मैं ही जानता हूँ। अगर कोई ड्रिंक करता होता तो मैं ये समझ लेता कि वो पीकर गुस्सा हो रहा है, ये तो बिना पिए ही मुझसे नाराज़ हो गए। सुवन, चल अब सीधा सीधा पॉइंट की बात पर आ जा, तो लंदन जाएगा या नहीं जाएगा?
तू भी ना सुमन, वो अपना पासपोर्ट लेकर आया है तो जाएगा ही। कहकर विश्व ने चाय का कप पकड़ा और चाय पीने लगा। नौकर ने एक कप चाय का राजवीर के आगे बढ़ा दिया। वो भी कप लेकर वहीं कुर्सी पर पसर गया। सुमन ने कप लेते ही नौकर को वहाँ से जाने का इशारा किया और बोला, देख राजवीर, मुझे नहीं पता तू वहाँ जाकर कहाँ से और कैसे शुरू करेगा। मेरे पास उन दोनों की कोई फ़ोटो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अगर रितिका मुझे उनकी फ़ोटो अरेंज करा दे तो मैं तुझे दे दूँगा। तू 2 दिन ले या 2 हफ्ते ले, लेकिन मुझे काम किया हुआ चाहिए। जितनी जल्दी काम उतने ज़्यादा पैसे। राजवीर, सर आपकी बात ठीक है, आप मेरा वीज़ा टिकट करा देंगे, लेकिन मैं वहाँ जाकर रहूँगा कहाँ, खाऊँगा क्या? सुमन, तेरे रहने खाने पीने का सारा अरेंजमेंट वहाँ हो जाएगा। बस तुझे अपना काम जल्दी से जल्दी वहाँ ख़त्म करना है और उन दोनों बच्चों को लेकर इंडिया वापस आना है। अब तो वो कैसे करता है वो तेरे ऊपर है। राजवीर, सर वैसे भी मैंने आज तक कभी किसी बात में हार नहीं मानी, इस बात में भी हार नहीं मानूंगा, काम पूरा करके ही आऊँगा। कहते हुए उसने अपने साइड स्लिंग बैग से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रख दिया। ये हिमांशु और विवेक के सारे सबूत हैं जो मैंने वहाँ से इकट्ठे किए थे। ये मैं आपको हैंड ओवर करके जा रहा हूँ। अब इनका क्या करना है वो आप जाने, मैं चलता हूँ। अब तो घर जाकर पैकिंग शुरू कर। मैं इस हफ्ते के अंदर अंदर तेरा वीज़ा और टिकट का प्रबंध करके तुझे देता हूँ। तेरे पास 1 हफ्ता है तो ऐश कर, फैमिली के साथ रहकर। सुमन फ़ोटो देखने लगा और राजवीर वहाँ से चला गया। सुमन एक एक फ़ोटो देखते हुए फ़ोटो विश्व के आगे किए जा रहा था। तभी एक फ़ोटो पर जाकर विश्व की नज़र रुक गई और बहुत गौर से देखने लगा। सुमन उसकी तरफ देखते हुए, क्या हुआ तुझे, जानता है क्या इसे? विश्व, बिल्कुल जानता हूँ, आगे चल देखते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे विश्व के सारे डाउट क्लियर होते चले गए। इससे पहले कि वो फ़ोटो के ऊपर बात करते, रवि का फ़ोन आ गया। सुमन, हाँ रवि बोलो, 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, तुमने रिपोर्ट करना भी ज़रूरी नहीं समझा? रवि, सॉरी सर, पर दिल्ली में अपने घर की 19 ब्रांच है और मैंने हर ब्रांच की एक एक डिटेल चेक की है। आप यकीन नहीं करेंगे, मरियम ने अपना बच्चा किसी भी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा है। सुमन, क्या बात कर रहे हो? उसने कमिश्नर के सामने ये बात खुद कबूल की है कि उसने अपना बेटा अपनों घर में छोड़ा है। रवि, सर वो झूठ बोल रही है। अब क्यों बोल रही है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने हर एक अपनों घर का रिकॉर्ड ढूंढ मारा है। उसकी बात में कहीं से सच्चाई नहीं है। विश्व बहुत देर से बैठा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। रवि ठीक कह रहा है सुमन, उसका बेटा किसी भी अपनों घर में नहीं है। मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेगा। सुमन, क्या तू जानता है कैसे? विश्व ने फ़ोटो उठाकर उसने फ़ोटो आगे की और बोला, हिमांशु, मरियम का बेटा इसके पास है, इसको पहचाना तुमने? बहुत देर तक दिमाग पर जोर डालने के बाद सुमन ने नामी गर्दन हिला दी। विश्व, तुम्हें याद है बेंगलुरु गए थे, जिस घर में हम रुके थे उसका मालिक है, जिसने हमें 4 दिन के लिए अपना घर दिया था, याद आया? देख, यहाँ हिमांशु मरियम मालिक के साथ जुनैद भी है और हो ना हो मरियम का बेटा यहीं मिलेगा। चल बेटा उठ जा, काम पर लग जा, आज ये काम हम खुद करेंगे, कहकर विश्व ने गाड़ी की चाबी उठा ली। अरे बैठ जा, ये काम हम दोनों के बस का नहीं है। ना तू ही गुंडा है ना मैं गुंडा हूँ। ये काम जिसके बस का है उसी को करने के लिए कहते हैं, कहकर सुमन ने फ़ोन कमिश्नर को मिलाया और बोला, सर हमने हिमांशु मरियम का बेटा हर जगह ढूंढ लिया, पर दिल्ली के किसी भी अपनों घर में उसका बेटा नहीं है। कमिश्नर, मरियम ने तो यही कहा था। जी कहा तो था, लेकिन वो हमें कहीं मिलना भी तो चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से मरियम को इंट्रोगेशन पर लेते हैं और ढूंढते हैं। सर मैं आपको एक फ़ोटो व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप उसे देखिए, उसको दिखाकर मरियम से पूछे तो शायद कुछ सच्चाई आपके सामने आ जाए, कहकर सुमन ने फ़ोन रख दिया। फ़ोटो देखते ही कमिश्नर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि उसमें हिमांशु और मरियम इंडिया के सबसे बड़े हवाला किंग जुनैद के साथ खड़े थे और दूसरे फ़ोटो में जुनैद के हाथों का ड्रिंक का गिलास मरियम की होठों पर था। उनके साथ ही मालिक खड़ा था, जो कि हिमांशु का पड़ोसी और जुनैद का साथी था। फ़ोटो लेकर कमिश्नर सीधा मरियम के पास जेल में पहुंचे और फ़ोटोज़ उसके सामने रखते हुए बोले, मरियम मुझे इन फ़ोटो की सच्चाई तुम यहीं बताओगी या फिर मैं कोर्ट से तुम्हारी कस्टडी ले लूँ? तुम्हें जो करना है कर लो कमिश्नर, सच्चाई तुम्हें ना अब पता चलेगी ना ही कोर्ट से कस्टडी लेने के बाद। मेरा ये मुंह कभी नहीं खुलेगा, बस तुम ये जान लो। करते हुए बेशर्मी से हंसते हुए मरियम ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। जिनके सर पर
तुम उछल रही हो ना मरियम, बहुत जल्दी वो तुम्हारे साथ ही होंगे, तब क्या तुम्हारे फरिश्ते भी मुंह खोलेंगे, कहकर कमिश्नर वहाँ से चला गया। कमिश्नर साहब, तो फिर एक काम करना, मेरे फरिश्तों से ही मुंह खुलवा लेना, क्योंकि मैं तो कुछ दिन में यहाँ से रफू चक्कर होने वाली हूँ। इंतज़ार कर और उल्टी गिनती गिन, क्योंकि तू मुझे यहाँ बहुत दिन तक रोक नहीं पाएगा, मरियम ने पीछे से चिल्लाकर बोला। कमिश्नर ने जलती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और वहाँ से निकल गए। वहाँ ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर और इंचार्ज सबको बुलाकर उसकी पूरी निगरानी की हिदायत दे दी और स्पेशल जेल से मरियम की कस्टडी के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डालने की कहकर वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान हिमांशु ने सुवन को अपना एड्रेस मैसेज कर दिया। उसे 10 दिन का टाइम दिया था। 10 दिन के अंदर वो पैसों का अरेंजमेंट करके दिए गए एड्रेस पर पहुँच जाए। वहाँ वो प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर देगा और पैसे उससे ले लेगा। साथ में ये डील उसने थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कहा था, क्योंकि उसके कोई दुश्मन उसके पीछे पड़े थे। अब वो दुश्मन किसको कह रहा था ये सुवन भी जानता था, पर उसने अनजान होने का पूरा नाटक किया। सुवन ने उसे ओके का मैसेज कर दिया। सुवन को 15 करोड़ रुपए इकट्ठे करे थे, जिससे वो हिमांशु को शीशे में उतार सके। वो टाइम लेकर विश्व के साथ कमिश्नर के पास पहुंचा। वहाँ जो प्लान बनाया गया वो सिर्फ उसके पकड़े जाने का था, बट सुमन चाहता था कि उसके साथ वो डॉक्टर विवेक को भी काबू में ले और जुनैद और उनके बेटे को भी। सारे उसी प्लानिंग पर काम करने लग गए, इसी उम्मीद से कि सक्सेस होगा या नहीं। दोस्तों, क्या सुवन अपने प्लान में सक्सेस हो पाएगा? क्या राजवीर दोनों बच्चों तक लंदन में पहुंच पाएगा? इस पार्ट को सुनकर आप भी इन सवालों में उलझ गए होंगे, तो अगले भाग में इन सब का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।